वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी, आदरणीय श्री ओपी कोहली जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय मंत्री बहन आरती मेहरा जी, वानी जी, जो आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और प्रदेश कार्य समिति के कार्यकर्ता मित्रों, पिछले महीनों में जब से आपकी ये नई टीम गठित हुई है, साल हो गया, 10 महीने, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, 1-2 महीने शायद कम है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में ये सक्रियता का और कार्यक्रमों का वर्ष रहा है। पार्टी को कैसे सक्रिय रखा जा सकता है और पार्टी की संगठन की जो मशीनरी है उसको इतना तेज तरार रखो, जिसको कहते हैं लाइव वायर, कि कुछ घंटों के नोटिस पर इस प्रकार के छोटे बड़े कार्यक्रम हो जाना, विरोध के कार्यक्रम हो जाना, और ये दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो इस देश की अपेक्षा है और दिल्ली के नागरिकों की अपेक्षा है, उन विषयों को ऊपर उठाना, ये विषय उस प्रकार से एक संतुष्ट सेटिस्फैक्शन का विषय हम लोगों के लिए रहा है। इसका श्रेय 2 लोगों को जाता है, एक तो प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है और अध्यक्ष जी को जाता है, लेकिन एक दूसरा श्रेय इस देश की दोनों कांग्रेसी सरकारों को भी जाता है। दिल्ली की सरकार कांग्रेस की और केंद्र की सरकार, जिसने आप लोगों को सक्रिय रहने के इतने अवसर दिए। शायद वो इतने अवसर न देती तो जितना समर्थन आप लोगों को इन गतिविधियों में मिला है, इतना समर्थन भी ना मिलता। मुझे याद है कि माननीय खुराना जी बैठे हुए हैं, जब खुराना जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो इनके प्रति एक शिकायत होती थी कि सब लोगों को सुबह सुबह जगा देते थे। मेरे स्वयं घर में मजाक होता था कि सबसे पहला फोन खुराना जी का आता था। आज हम ये कर रहे हैं, इसके लिए ये ड्राफ्ट बनना है। जब मैं इनके साथ दिल्ली प्रदेश का कार्य करता था, यहां लोगों को लेकर पहुंचो, हर एक को सक्रिय रखना, ये एक जो परंपरा पैदा की है हम लोगों ने, इसके कई लाभ हैं। सक्रियता और एक्टिविटी जो होती है, उससे एक आंदोलन का, एक मूवमेंट का माहौल बनता है। और जब लोग एक कॉज के साथ जुड़ जाते हैं तो जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं, संगठन में कुछ तकलीफ लाने वाले विषय होते हैं, वो अपने आप पीछे चले जाते हैं। और जो आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती है, आपसी कंपटीशन भी होता है, वो ये नहीं होता कि मैं एक दूसरे को कैसे छोटा करूं, फिर कंपटीशन ये होता है कि दूसरे की तुलना में मैं भी अपनी सक्रियता किस प्रकार से आगे लेकर आऊं। और दिल्ली में ऐसी सक्रियता रखना, वो देश भर के हमारी पार्टी के यूनिट्स को भी एक संदेश देता है। नेशनल मीडिया दिल्ली में है तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को उसकी कवरेज भी अच्छी मिलती है, और उसका जो पॉलिटिकल संदेश होता है तो देश भर में एक मैसेज जाता है। उससे हमारी जिला मंडल इकाइयां, प्रदेश इकाइयां पूरे देश भर की
एक उसकी तरफ देखती हैं, उससे संकेत लेती हैं और अपनी गतिविधि को उसी प्रकार से बनाती हैं। दिल्ली का एक और चरित्र भी है। अगर इस देश में परिवर्तन आया है तो दिल्ली के चरित्र में भी आया है। यहां देश भर से लोग आते हैं और दिल्ली एक ऐसा नगर है जो हाथ खोलकर दूसरे लोगों का स्वागत करता है। यहां की अर्थव्यवस्था में इतनी अपने बीच में समूह में सिमट लेती है और ये दुनिया का सिद्धांत है कि जहां पर आर्थिक गतिविधि होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जिन क्षेत्रों में साधन कम है, अवसर कम है, वहां से लोग उन दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और इसलिए लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली का चरित्र बढ़ता जाएगा और दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत बन जाता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में जो हमारा संगठन है उसको उस लघु भारत का वो चित्र रिफ्लेक्ट कर पाए। देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं यहां पर और दिल्ली वासी बन जाते हैं, उनको हम अपना मानते हैं और इसलिए हमारे संगठन की गतिविधि में भी जो हम लोगों ने गतिविधियां की हैं और मैंने ऐसे कुछ आपके प्रकोष्ठों की गतिविधियों में भाग भी लिया है, उसको भी हमने इस समूह में शामिल करने का एक प्रयास किया है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष आपने जोली में जो एक अभ्यास वर्ग किया था दिल्ली प्रदेश का, तो उसके एक सत्र में मुझे बुलाया था और जब आप अपनी गतिविधियों की योजना बना रहे थे तो मैंने वहां एक टिप्पणी की थी कि कॉमनवेल्थ खेल आने वाले हैं, अगले एक वर्ष आपको ये आराम करने का अवसर नहीं देंगे, आपकी गतिविधि ये तय करेंगे। मेरी एक शायद आकलन में एक गलती थी। मुझे लगता था कि खेल समाप्त होने के बाद ये सब स्कैम्स हैं, भ्रष्टाचार के किस्से हैं, ये अपने आप उभर कर सामने आएंगे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि किसी अलमारी का दरवाजा खोलो, व्हेन द कबर्ड ओपन स्केलेटन्स फॉल आउट, टंबल आउट। तो हमें लगता था कि खेल के बाद ये स्केलेटन बाहर निकलेंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ खेल के दौरान तो खेल के दौरान ही वो स्केलेटन्स बाहर निकलने शुरू हो गए। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि इस प्रकार के खेल हो रहे हो। बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए, कभी नकारात्मक भावना उस खेलों के आसपास इकट्ठी हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक नेगेटिव फीलिंग पूरी खेल के आसपास थी। लोग खिलाड़ियों के साथ थे और खेल का आयोजन करने वालों से दुखी थे। हम में से जिन लोगों ने टेलीविजन में देखा हो या नेहरू स्टेडियम पे गए हों, तो जैसे ही कोई आयोजक सामने दिखता था या उसका नाम लिया जाता था, तो जो खेल प्रेमी वहां मौजूद थे, जो खिलाड़ियों के लिए ताली बजाते थे, आयोजकों के प्रति उनकी नकारात्मक भावना उभर कर सामने आ जाती थी। इस माहौल में ये खेल किए। और मैं आपको बतला दूं कि अभी तक आप इतने प्रदर्शन कर चुके हैं शुगलू कमेटीज की रिपोर्ट पे, अभी तक जो विषय उभर कर आए हैं ये छोटे ठेकों के विषय हैं। जो प्रमुख रूप से खर्चा हुआ खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके संबंध में तो अभी तक उनकी टिप्पणी आई नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण पहले भी देता था, हमारे अध्यक्ष नितिन जी भी देते हैं उस उदाहरण को। आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, आप स्टेडियम्स देख रहे हो, वर्ल्ड क्वालिटी स्टेडियम है।
इनमें से कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जो 100 करोड़ से ज्यादा में बना हो। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी, हिमाचल क्रिकेट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो इस देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है धर्मशाला में, जिसको दुनिया में से लोग देखने आते हैं कि पहाड़ के ऊपर ऐसा स्टेडियम बना है, और वहां उसकी कीमत ज्यादा होती है क्योंकि पहाड़ तक पहुंचना कठिन है, 48 करोड़ में पूरा स्टेडियम बना लिया। और यहां एक एक स्टेडियम की रिपेयर करना को 300 करोड़, 600 करोड़, 231 करोड़ केवल रिपेयर का खर्चा था। ये जो ध्यानचंद स्टेडियम है, जिसको नेशनल स्टेडियम कहते हैं, जब पहली बार 1952 में एशियन खेल हुए थे तो तब ये एक स्टेडियम बना था। इसमें 14,000 लोगों के बैठने की जगह थी, उसको 17,000 कर दिया, इस बार 3,000 बढ़ा दिया। वो 3,000 सीट बढ़ाने का खर्चा कोई 350 करोड़ है। अभी तो इस पे कोई सुंगलू साहब ने रिपोर्ट नहीं दी है। नेहरू स्टेडियम 1982 के एशियन खेल में बना था, उसको रिपेयर करना और जो उसकी ऊपर से साइड से डेकोरेशन की है वो 961 करोड़ है मरम्मत का खर्चा। अभी तो इस पे रिपोर्ट आनी है। और ये बनाने के बाद जिसको लकवा मार गया हो, एक पैरालाइज्ड गवर्नमेंट हो, आज उनको ये कल्पना ही नहीं है कि इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये 15-20 स्टेडियम जो बन गए, इसका करे क्या। सन 82 से लेकर आज 2011 तक कितना इस्तेमाल होता है नेहरू स्टेडियम का? कोई सोच नहीं है कि इसका कैसे करें। और अब कमेटी बना रहे हैं कि हमें सुझाव दो कि इन स्टेडियम्स का करें क्या।